पूनम का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर शाम वहां पानी पीने आया। उसने पूनम के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, पूनम ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे, लेकिन शाम की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर पूनम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। पूनम की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए शाम ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाए, मैं बना देता हूं, आप जाकर आराम कीजिए। नन लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। पूनम बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। पूनम का पति राहुल कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। पूनम का 64 साल का देवर शाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राहुल जैसा प्यार करने वाला पति पाकर पूनम भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर शाम अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब पूनम 58 साल की हो चुकी थी। अपनी हमउम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थीं। शाम ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। पूनम ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर पूनम आज तक नहीं भांप पाई थी। शाम की गर्दन धीरे से पूनम की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से पूनम की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। पूनम की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे शाम के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज बंद जानकर पूनम ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दीं। शाम हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर शाम ने जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। पूनम ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वह भी शाम की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद पूनम सोने जाने लगी तो शाम बोला, भाभी, 5 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूं। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। पूनम ने मना किया, लेकिन शाम कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूं भाभी, जहां से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। पूनम ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। शाम ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है शाम बाबू? केमिस्ट ने शाम को खोया सा देखा तो पूछा। शाम का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। शाम मुस्करा उठा और कहा, अरे जल्दी देनन, जल्दी देनन। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। शाम को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी पूनम के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने शाम के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। शाम ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। शाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, ये नींद वाली 1 से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे, क्या बकवास कर रहा है? शाम के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। शाम उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया।
घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही पूनम ने दरवाजा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए, राज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। पूनम अपने कमरे में आकर लेट गई। शाम ने उसे पहले बुखार की दवा दी। पूनम दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया? पूनम ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर शाम ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूनम को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। शाम उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए पूनम को आवाज दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। शाम ने उसके चेहरे को हिलाडुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। शाम की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ पूनम के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी राहुल पूनम की तस्वीर गिर कर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थककर चूर चूर होकर पूनम के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। शाम बेशर्मी से बड़बड़ाया और पूनम की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। पूनम अब तक धीमे धीमे कराह रही थी। शाम पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से पूनम अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। शाम ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें पूनम ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी शाम को कानूनी रूप से गोद लूंगी। शाम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर पूनम के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया मुझसे? अचानक शाम का ध्यान पूनम के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और पूनम का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर शाम उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे पूनम की आंखें खुलीं। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोली दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। पूनम के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर शाम की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। पूनम का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने शाम के मोबाइल फोन में कैद पूनम की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाईं और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर पूनम हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छंटती गई। राहुल का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन पूनम बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने शाम का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राहुल लौट आया और भागते हुए पूनम के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पूनम का शरीर एक ओर लुढ़क गया। पूनम, पूनम, चीखता हुआ राहुल उसे झकझोरे जा रहा था, पर पूनम कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।